हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। मैं स्वीटी सिंह, आप लोगों की इतिहास की एजुकेटर, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ इतिहास की कक्षा को लेकर। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिंधु सभ्यता का उद्भव पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने एक क्लास ले ली है जो यूट्यूब में डाल दी गई है, आप लोग उसे देख लीजिए। यह सिंधु सभ्यता का सेकेंड लेक्चर है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। से प्राचीन भारत के इतिहास का हड़प्पा सभ्यता, ये सब हम आप लोगों को बता दिए थे कि इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता अनेक नामों से जाना जाता है, जो कि एक ही है। तो ये चीजें मैंने बताया था आप लोगों को। गार्डन क्रेमर, इन्होंने कैसे कैसे इसको बल दिया, मेसोपोटामिया से कैसे विस्तृत होकर, विसरणवादी सिद्धांत के आधार पर विस्तृत होकर सभ्यता किस तरह से उत्तर भारत में आई और किस तरह से अपना ये विकास किया। ये हड़प्पा सभ्यता का जो भी ये चित्र है, तो कैसे आई। दो मत थे, मार्टिमर व्हीलर के और एक उनके। तो ये लोग हम लोग देखे थे किस प्रकार से ये लोग बोलते हैं कि जनसंख्या की जगह ये विचार को महत्व देते हैं कि विचार ये कहते हैं मेसोपोटामियाई जो वातावरण में ही सभ्यता के तत्व मंडरा रहे थे और वहीं से विस्तृत होकर यहाँ पर आए। तो ये लोग अपने यहाँ मानते हैं इसका, और वहां से विस्तृत होकर एक सभ्यता का विकास हुआ है, तो इस हिसाब से ये लोग मानते हैं। इसी क्रम में हम लोग इसका खंडन भी देखे थे। ये 3 पॉइंट जो है ये खंडन भी देखा गया था। इसके बाद फिर ये क्रमिक उत्पत्ति का हम लोग सिद्धांत देखे थे, जो कि मैंने बताया था आप लोगों की, जो अति राष्ट्रवादी लोग होते हैं, जो कि हर एक चीज में अपने ही जो देश के संस्कृति को हर एक उत्पत्ति के केंद्र में ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से ये लोग भी मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का विकास है वो ग्रामीण संस्कृतियों द्वारा से हुआ है। मतलब ये लोग इसके केंद्र में वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति को मानते हैं। फिर इसी में हम आप लोगों को सप्त संदर क्षेत्र के बारे में बताए थे कि ये लोग वही मानते हैं कि वहीं पर इसका विकास हुआ और वहीं से ये पनपी। तो ये हम बताए थे। फिर आगे हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे जो मुगल हैं ये भी यही करते हैं। वो मृदभांड को, जो अमलानंद घोष हैं, ये मृदभांड को समानता दिखाते हैं। ठीक है, ये मृदभांडों में सोती संस्कृति में और सिंधु सभ्यता के मृदभांडों में समानता दिखाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जगह जो ये हमारे मुगल हैं, ये कोलिस्तान हम आपको बताए थे कि जो राजस्थान का पाकिस्तान वाला भाग है, राजस्थान का 2 भाग है, एक जो पाकिस्तान में है, एक भारत में है। तो पाकिस्तान वाले भाग को कोलिस्तान कहते हैं। तो उसमें इन्होंने अध्ययन किया और बड़े ही व्यापक तौर पर ये अध्ययन को करके प्रस्तुत किए हैं। इसमें अनेकों प्रकार के जैसे उपकरण, रहन सहन, मोहर, लिपि, कला इत्यादि को इसमें समानता दिखाए हैं। और इस आधार पर ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का जो विकास है यह ग्रामीण संस्कृतियों द्वारा ही हुआ है। फिर इसको हम लोग देखे थे कि ये किस टाइप से जो पिछले 8-9 दशकों से जो भी शोध हुए हैं, जिसके परिणाम हुए हैं, जो ग्रामीण संस्कृतियों से क्रमिक विकास हुआ है। तो ये लोग कुल मिला जुला के जो विसरणवादी जो सिद्धांत है, जिसके अनुसार ये लोग बोलते हैं पश्चिमी विद्वान कि जो मेसोपोटामिया से ये सभ्यता विस्तृत होकर यहाँ आई है, सब मिला जुला के ये लोग उस मत को काटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मॉर्टिमर व्हीलर जो भी एक जो लिख रहे हैं, आप देखेंगे कि ये 1944 में लिख रहे हैं भारत का इतिहास। और आप देखेंगे 1944 के 3-4 साल बाद हमारा देश आजाद होने वाला है 1947 में। तो ये जब स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पे ऐसी बातें लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये साक्ष्य मिल गया कि ये प्रथम नगरीकरण है, जो सिंधु सभ्यता है जो भारत में हुआ है, तो पश्चिमी विद्वान इस चीज को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए ये चीज असहनीय थी। इसके बाद भी ये क्या मानना चाह रहे हैं, ये बढ़ा चढ़ा के अपने ही वेस्टर्न कल्चर को ही उच्च पे दिखाना चाह रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि भारत में ये चीजें नहीं हुई है, ये चीजें वहीं से विस्तृत होकर आई है। कुल मिला जुला इनके लिए बड़ा ही पीड़ादायक है कि ये लोग कैसे ये चीज को एक्सेप्ट कर लें कि भारत ने खुद एक सभ्यता का विकास किया और खुद एक नगरीकरण का विकास कर लिया।
तो ये नहीं मान सकते, क्योंकि ये लोग पहले से ही अपने आप को सभ्य और उच्च दिखाने की कोशिश करते हैं भारत वालों से। तो इन लोगों के लिए मानना उचित नहीं है, ये लोग नहीं मान पाते हैं इनके अनुसार। और इसी चीज को काटने के लिए जो ये भारतीय विद्वान हैं, ये तमाम प्रकार की कोटदीजी संस्कृति, सोती संस्कृति, आमरी नाल संस्कृति जैसी क्षेत्रीय जितनी भी ग्रामीण संस्कृतियां हैं, इसका एग्जाम्पल देकर इनके मत को काटने की कोशिश करते हैं और ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये खुद भारतीय द्वारा ही बसाई गई एक सभ्यता है, ये कहीं बाह्य तत्व के कारण ये विकसित नहीं हुई है। तो ये इनका निष्कर्ष है। और यही है कि गुजरात में लोग अपना अलग अलग तर्क देते हैं, धवलावीरा है, हरियाणा में कुड़ाल है, पंजाब में हड़प्पा है, और ये सब स्थलों को ये लोग दृष्टिपात करते हुए ये बोलते हैं कि ये सब स्थल जो है प्राक हड़प्पाई से हड़प्पाई चरण के स्तर तक क्रमिक रूप में संक्रमित होकर विकसित हुए। हालांकि इनकी भी आलोचना हुई है, वही आलोचनाएं आज हम लोग पढ़ेंगे। इनकी भी अपने तरीके से आलोचना हुई है। आपको पता है कि कितने भी मत कोई भी हो, उसकी आलोचना होना ही है, अपने चीज को दिखाना। ये सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो स्थान है, आप लोगों को मैंने दिखाया था, इतना बड़ा है, काफी विस्तृत एकदम बृहद क्षेत्र में ये सिंधु सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को दोनों मिलाकर भी जोड़ दिया जाए तो उससे भी बड़ी सभ्यता है। फिर हम लोगों ने इस क्रमिक जो उद्भव का सिद्धांत है उसे देखे थे कि ये वास्तव में क्या है। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि क्रमिक जो संपूर्ण है कि इस पे देखा था कि यह अवधारणा जो है सिद्ध करती है कि यही बस यही जो मैंने आपको बता दिया कि किसी बाह्य कारक का परिणाम नहीं है, अपितु यह भारत की भूमि पर ही विकसित हुई है। और इसमें संस्कृतियां जो उत्तर पश्चिम के विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई थी, वही क्रमिक विकास कैसे संभव हुआ, इसी के बारे में ये सब बताए हैं लोग। हम लोग पिछले क्लास में इसको देखे हैं डिटेल में, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पिछले क्लास से और इस क्लास को मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। तो इसे यहाँ पे डिटेल नहीं करूँगी, डिटेल कर चुकी हूँ। और ये मैंने बताया था कि जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार से यहाँ पे जलोढ़ सिंधु सभ्यता का जो भी क्षेत्र है सिंधु वाला नदी का, और किस प्रकार से यहाँ पे बाढ़ आती थी नदियों में, 2 साल में 2 बार बाढ़ आती थी, इसमें जो गैप मिलता था तो किस तरह उसका समय का ये लोग यूज करते थे और इसमें एक फसल को उगा कर ये लोग काट लेते थे। और यहाँ के खाद्यान्नों का भी ये लोग उपयोग किए, खाद्यान्नों से ये लोग पत्थरों की खुदाई, मतलब खुदाई करके पत्थर निकाले और उससे बेहतर उपकरण बनाए। और यहाँ पे आप देखेंगे तब तक तांबा धातु का विकास हो चुका है, टीन भी इन लोगों को मिल चुका है, तो दोनों मिलाकर लोग कांसा भी बना रहे हैं। तो ये जो इनके धातु मिली और ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे ऑलरेडी थी ही, तो इसे मिट्टियों को उकेरने में इनको सहायता मिली, जिससे कृषि बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित होती है। और खाने से अतिरिक्त जो मनुष्य सिर्फ खाने तक उत्पादन कर पाता था, वो खाने से अतिरिक्त उत्पादन करने लगा। और जिस प्रकार से जैसे उत्पादन करने लगता है, तो ये उत्पादन को अलग, जैसे गांव से शहर की क्षेत्र में जाके, मतलब गांव से लोग ले जाकर कार्यारोपण के माध्यम से शहरों में वितरित करते हैं, मतलब नगरों में वितरित करते हैं किस प्रकार से इसका, तो उत्पादन किस प्रकार से इसको बढ़ावा दे रही है, इसको हमने बखूबी देखा था। और इसके बाद हम लोग देखे थे, ये सब बताए थे हम लोग आपको, जलीलपुर, आगा गुड़ई आदि ये सब देख लिया गया था। और ये भी देखा था कि इसके जो हल का जैसे प्रयोग हम लोगों ने बताया था कि हल का प्रयोग देखेंगे आप कालीबंगा में, जो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, जिसमें हल की जो लकीरें होती हैं उसका हम लोगों को साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। तो इस आधार पर ये पता चलता है कि कृषि जो है तकनीक का विकास भी देखा गया, क्योंकि हल बिना तकनीक से नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी का भी विकास हो चुका है और इसके परिणाम स्वरूप जो अधिक बड़े जो क्षेत्र हैं जो जुताई संभव हो सकी, क्योंकि पहले तो ये लोग सिर्फ हाथ से या औजारों से ही उसको मिट्टी को कोड़ते थे और बनाते थे, लेकिन जब हल का विकास हो गया तो ये इससे ये लोग ज्यादा बड़े क्षेत्र को जुताई कर पाते रहे होंगे और उसमें फसलों का उत्पादन करने लगे रहे होंगे। इसीलिए फिर देखेंगे कि उत्पादन अतिरिक्त होने का ये बहुत बड़ा ही कारण है। पहले तो मानव खींचता था, बाद में बैल खींचने लगे, तो ये भी एक कारण रहा, बहुत बड़ा कारण है। फिर देखेंगे कि इसके अतिरिक्त जो फसलों के खाद्यान्न फसलों के अतिरिक्त ये लोग गैर खाद्यान्न फसलों का भी
उपयोग करने लगते हैं। जैसे कि कपास, और कपास उत्पन्न करेंगे तो आपको पता है कपास कपड़े का काम करता है, तो कताई बुनाई का भी काम वो हो जाएगा, इसका भी विकास होने लगेगा, तो शिल्प विकास को बढ़ावा मिलेगा और शिल्प विशेषीकरण होने लगेगा, तो इसलिए शिल्प विशेषीकरण को बल दिया जाने लगा। इसमें देखेंगे अलग ये शिल्प का एक अलग ही क्षेत्र में ये लोग रहने लगे और इनका एक अलग ग्रुप बन गया, जो भारत की जो सभ्यता है उधर ईरान की सभ्यता के बीच में ये लोग एक कनेक्टिविटी पैदा करते थे, एक मीडिएटर की भूमिका निभाते थे, तो इनका एक अपना अलग ही ग्रुप बन गया। तो इस प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे कृषि है वो गैर खाद्यान्न की कृषि है, जो फसल है किस प्रकार से व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है, किस तरह से हस्तशिल्प और शिल्प विशेषीकरण को बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए तांबे का प्रचलन आरंभ हो गया है, तो सूत की कताई के लिए भी तकली का भी प्रयोग आरंभ हो गया है, फिर वस्त्र बुनाई पद्धति का भी विकास हो गया है। तो एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है, किसी से अलग नहीं है। उसी प्रकार देखेंगे मृद भांड में जैसे निर्माण में चाक का भी प्रयोग हो गया और गाड़ी में चक्के का, फिर उत्पादन पद्धति को भी बढ़ावा मिला। परिणाम स्वरूप जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ऐसे लोग बसने लगे जो गैर कृषि उत्पादन से संबंध थे और इन लोगों को अनाज ग्रामीण क्षेत्रों से सुनिश्चित किए जाते थे और इनमें शासक वर्ग की विशेष भूमिका रही होगी। देखिए बिना शासक वर्ग के, बिना किसी चीज के, जो शासक के बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती, तो शासक वर्ग जरूर रहा होगा, पुरोहित भी। अलग बात है कि साहित्यिक जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, तो इसलिए कन्फर्मली एकदम पता नहीं चल पाता है कि इसकी जो सिस्टम क्या था, व्यवस्था कैसी थी, कैसे चलता था सिंधु सभ्यता का। जो भी अनुमान हम लोग लगाते हैं पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पे, तो उसी के साक्ष्य पर आधार पर हम लोग को पढ़ना है। और ये भी देखिए कारारोपण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में उत्पादन अधिशेष सुनिश्चित करता था और नगरीय जनसंख्या के बीच में पुनर्वितरित करता था। इस प्रकार से ये एक जटिल संरचना थी, ये आसान नहीं थी, और ये इतनी बड़ी जटिल संरचना इसीलिए बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि बिना किसी शासक वर्ग के ये सब संभव नहीं था। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि देखिए शासकीय कार्यों के लिए, देखिए संचालन के लिए मतलब अधिकारी वर्ग भी रहे होंगे, एक लिपि का भी जरूरत पड़ी होगी। वैसे देखो क्यूनिफार्म जो लिपि है मेसोपोटामिया की, और यहाँ की लिपि दुर्भाग्यवश यहाँ की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी जो सिंधु सभ्यता की, लेकिन मिस्र की जो लिपि आप देखेंगे वहाँ की लिपि और मेसोपोटामिया की भी लिपि पढ़ ली गई है, क्योंकि वो छोटे क्षेत्र हैं, ये भी इसका कारण बन सकता है। और मेन बात की जो सिंधु सभ्यता आप देखते हैं कि कितनी बड़े विस्तृत बृहद क्षेत्र में बिल्कुल फैला हुआ है, तो इतने उसमें व्यापार भी हो रहा है, इतना सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, तो उसमें कोई एक लैंग्वेज नहीं रही होगी, उसमें अनेकों लैंग्वेज रही होगी, ये भी न पढ़ने का एक कारण है। तो इसकी लिपि आज तक पढ़ी ही नहीं गई है, और ये सब छोटे छोटे क्षेत्र हैं। और सौभाग्य से यहाँ पे इन लोगों को कई चीज़ों बाईलिंगुअल चीज़ मिल गई, तो ये लोग पढ़ लिए मिला जुला कर। यहाँ पे बाईलिंगुअल बहुत सारे रहे होंगे, तो यहाँ पे नहीं पढ़े जा रहे, देखिए कब तक पढ़ा जाता है। इसी तरह से जैसे गुजरात में पादरी, फिर पंजाब में हड़प्पा क्षेत्रों में आरंभिक हड़प्पाई चरण में लिपि का साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर देखते हैं कि जो नगरीय संरचना है इसके जो विकास में केवल आर्थिक और राजनीतिक कारक की भूमिका नहीं रही, वरन देखिए धार्मिक, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पे ध्यान दीजिएगा। धार्मिक जो कारक है ये इसकी भी भूमिका रही, क्योंकि धर्म एवं अनुष्ठान के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्र में उत्पादन अधिशेष को सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए आपको जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा है और ये गुजरात में लोथल है, तो यहाँ से खुदाई करने के बाद एक हवन कुंड मिला है, ठीक है। हवन कुंड, और हवन कुंड आप लोग पता है बलि प्रथा को संकेत करता है, ये डिनोट करता है कि बलि प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, और उस टाइम जैसे बलि प्रथा प्रचलित थी उसमें जैसे पुरोहित वर्ग तो रहा ही होगा, तो वो एक उत्पादन और जैसे धन की आकांक्षा के कारण ये चीजें होती रही होंगी, तो इससे भी उत्पादन अधिशेष को सुनिश्चित किया जा सकता है। और फिर देखेंगे कि मातृ देवी की जो पूजा होती है और पृथ्वी की पूजा होती है, सर्प की पूजा होती है, बहुत सारी चीजें देखेंगे, अनेकों देवताओं की पूजा होती है सिंधु सभ्यता में। तो ये सारी चीजें उत्पादन की दृष्टि से ही, उत्पादन को ही जो गति को प्रोत्साहन देने के लिए
ये सब चीज़ें होती रह रही थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो धार्मिक और राजनीतिक और जो भी आर्थिक कारण तो जो था वो था ही नगरीय संरचना के बढ़ावा देने के लिए, नगरीकरण लाने के लिए, लेकिन धर्म भी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये भी है फ्रेंड्स कि जैसे जो पुजारी की मूर्ति मिली है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है वो, मोहनजोदड़ो से जो पुजारी की मूर्ति मिली है, तो इससे ये पता चलता है कि धर्म अपनी भूमिका निभाता था। जो पुजारी है, जो हवन वमन अपना कराता रहा होगा, तो मूर्ति मिलने से सब साक्ष्यों के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि धर्म भी इसमें एक निर्णायक भूमिका निभाया है। कभी क्वेश्चन इसमें शायद आया भी है कि धर्म किस प्रकार से सिंधु सभ्यता के नगरीकरण में अपनी अपना भूमिका निभाया है। तो ये सब चीज़ें हमको याद रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन को, कभी पूछ दे एग्जाम में तो। फिर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है, क्रमिक विकास का यही है, जटिल परिणाम था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से करने के लिए एक शासन तो रहा ही होगा, हो ही नहीं सकता है। अब यहीं तक हम लोग फ्रेंड्स इसको पढ़े थे, पिछले क्लास में यहीं तक देखा गया था। और इसके आगे इसकी सीमाएं कुछ हैं, इसकी आलोचनाएं भी होती हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं तो उसके दोनों पक्ष को लेकर चलना पड़ता है, तो जितना उसकी हम लोग को जो पॉजिटिव पक्ष पे ध्यान देना है उतना ही निगेटिव पक्ष पे भी ध्यान देना है। तो दोनों एस्पेक्ट लेके हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए इसकी हम लोग आलोचना देख लेते हैं, सीमाएं क्या होती हैं, किस आधार पर की जाती हैं। तो देखिए उद्भव जो क्रमिक के विकास पे है, देखिए यहाँ से है कि ग्रामीण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता के जो क्रमिक उद्भव के संदर्भ में आज भी एक प्रकार का धुंधलापन बना हुआ है। मतलब तस्वीर क्लियर नहीं है, बिल्कुल हम सही सही नहीं कह सकते कि नहीं यही चीज़ थी और ये चीज़ नहीं थी। तो इसमें एक धुंधलापन बना हुआ है, क्योंकि कई ऐसे जो विकसित हड़प्पाई स्थल है जहाँ से प्राक हड़प्पाई चरण प्राप्त नहीं होता है। जैसे ये लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, जो गुजरात के उसमें पादरी थे और हड़प्पा था पंजाब का, तो ये लोग बोलते हैं कि ये प्राक हड़प्पाई से हड़प्पाई स्थल तक जो विकसित हुए हैं, लेकिन ये हर जगह ये रूल लागू नहीं है, हर जगह के स्थानों में ये चीज़ है नहीं। कुछ ऐसे भी विकसित हड़प्पाई स्थल हैं जहाँ से प्राक हड़प्पाई चरण प्राप्त नहीं होता, जैसे कि लोथल है, देसलपुर है, चनहुदड़ो है, रोपड़ है, मिठातल एवं आलमगीरपुर है, ये मेरठ में है, यूपी के मेरठ में। जैसे विकसित जो हड़प्पाई स्थल के नीचे कोई भी प्राक हड़प्पाई आधार नहीं मिलता है। उसी प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण जो हड़प्पाई स्थल के जो आधार है, इसमें प्राक हड़प्पाई स्थल तो अवश्य है, किंतु प्राक हड़प्पाई एवं हड़प्पाई स्थल के बीच संबंध में एक प्रकार की अस्पष्टता दिखती है। मतलब ये बिल्कुल से अस्पष्ट नहीं है, इसमें अस्पष्टता दिखती है, भ्रम पैदा होता है। इसलिए इस आधार पर इसकी जो है आलोचना करते हैं विद्वान। क्रमिक जो उत्पत्ति का सिद्धांत है उसकी आलोचना होती है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि जो इसके अतिरिक्त जो कोलिस्तान वाला भाग है, वही राजस्थान वाला भाग जो पाकिस्तान में है क्षेत्र में, जो अनेक प्राक हड़प्पाई स्थल मिलते हैं यहाँ पे, इनमें महज 3 स्थल हैं, स्थल के रूप में विकसित हो रहे हैं। जैसे कि इसलिए आज भी यह समस्या बनी हुई है। जैसे इसमें भी ये बताते हैं बहुत जो विद्वान हैं, या वो ये जो मुगल वाले देखे थे हम लोग, कि उसमें वो बोलते हैं कि इसमें बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं को अध्ययन उन्होंने किया था, और इसकी संस्कृतियों को और सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के रहन सहन जो भी था, कला लिपि, उसके में समानता दिखाते हैं। लेकिन आज ये समस्या बनी हुई है कि आखिर जो प्राक हड़प्पाई ग्रामीण जो संस्कृति नगरी संस्कृति में कैसे ढल गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोग बोलते हैं कि जो यही ग्रामीण संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, तो पूरी तरह से ग्रामीण है, नगरीय नहीं है। वो किस प्रकार से एक इतनी बड़ी जो नगरीकृत जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो ग्रामीण संस्कृति में किस प्रकार से बदली, यह एक बिल्कुल समस्या बनी हुई है। असमंजस में पड़े हुए विद्वान ये गुत्थी नहीं सुलझती है। तो इस पे भी इसका आलोचना होती है। संभवतः इस तथ्य की व्याख्या इस सक्षम सरकार की उपस्थिति, जैसे एक देखिए, इस तथ्य की जो व्याख्या एक सक्षम सरकार की उपस्थिति और सामाजिक जटिलता एवं विचारधारा
के संदर्भ में की जा सकती है। वही बात जो मैं बता रही थी कि एक बिना सक्षम सरकार के अलावा बिना उसके ये चीज़ें कैसे सुव्यवस्थित रह सकती है, तब तो बिल्कुल ये चीज़ें बेतरतीब ढंग से हो जाएंगी। लेकिन इतना सुनियोजित होना ये डिनोट करता है कि एक सक्षम सरकार, एक शासक वर्ग रहा ही होगा, बल्कि ना कि शासक वर्ग सिर्फ रहा होगा, वो शासक वर्ग भी बहुत ही ज़्यादा योग्य रहा होगा, तभी जाके इतनी अच्छी नगरीकरण की जो है विकास हो पाया है। किंतु साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में यह संदर्भ स्पष्ट नहीं हो सका। वही है कि साहित्यिक हमें लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है, नहीं जा सकी है, तो इसलिए हम अस्पष्ट हैं, इसको स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। यही उसकी आलोचना थी। ये 2-3 पॉइंट जो भी थे, आप लोग इसको छोटे-छोटे पॉइंट में करके याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी चीज़ें याद नहीं होती, इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है, याद करने से अधिक समझने पे बल देना है। तो इसे कुछ चीज़ें, कुछ कंटेंट अपने दिमाग में रख लेना है, ताकि उस आधार पर हम चीज़ों को लिख पाएँ। तो आगे फ्रेंड्स देखते हैं, एक दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में जो प्रौद्योगिकी है फ्रेंड्स, विचारधारा की निर्णायक भूमिका रही। देखिए, इसमें ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में किस कारक की निर्णायक भूमिका रही। इस संदर्भ में आरंभ से ही विवाद रहा है। देखिए, किसी भी एक कारण को निर्णायक भूमिका नहीं मान सकते हैं। हर कारण अपनी अपनी जगह पे अपना अपना जो है भूमिका निभाता रहा है। जैसे डी.के. चक्रवर्ती हैं, ये बहुत ही इनका बहुत बार नाम मैं लेती हूँ, आप लोग देखते होंगे। इनको बहुत ही आहत होता है जब पश्चिमी विद्वान अपने कल्चर को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो ये चीज़ें यही हैं कि जो मेहरगढ़ को इन्होंने खोजा है, अरे सॉरी, लहुरा देव को इन्होंने खोजा है, क्योंकि पश्चिमी जो विद्वान है पहले बताते हैं कि जो जेरिको का जो फिलिस्तीनी और जो लेबनान और इजराइल वाला जो हिस्सा है, जिसको आज गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि वहाँ से विचरित होकर और मेहरगढ़ आया, फिर मेहरगढ़ से इस तरह से इंडिया में आया। तो इन्होंने ही शोध करके इसका खंडन किया, बोला कि नहीं, प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो हमारे संत कबीरनगर यूपी में लहुर देव से मिलता है। तो ये विद्वान जो हड़प्पा सभ्यता में यही है, बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीकरण के उद्भव में शिल्प विशेषीकरण, यही शिल्प विशेषीकरण की बात करते हैं, जैसे कारक को विशेष महत्व देते हैं। शिल्प विशेषीकरण वही, मतलब जैसे कपास की खेती होने लगी तो वस्त्र उत्पादन हो गया, उस वस्त्र की कताई बुनाई सब उसी के जो देखें क्रम में एक के बाद एक चीज उसमें जुड़ता गया, और उसी में हस्तशिल्प को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिला। फिर देखेंगे उसी पर जैसे गॉड एंड चाइल्ड है, ये तो बिल्कुल ही इन्होंने ही नगरीकरण सबसे पहली बार, ये सिंधु सभ्यता एक नगरीकरण सभ्यता है, इन्होंने ही इसकी घोषणा की थी 1924 में। और मैं बता रही थी आप लोगों को पिछले क्लास में, जैसे कि बताए थे कि आकर्षण का केंद्र किस किस आधार पर बनी रही सिंधु सभ्यता, तो उसमें एक कारण ये भी था कि जब 1924 में गॉर्डन चाइल्ड ये घोषणा करते हैं कि ये प्राचीनतम नगरीकरण सभ्यता है और दुनिया की प्रथम नगरीकरण सभ्यता है जो इंडिया में हुई है, जिससे पश्चिमी विद्वान बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो गॉर्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों ने भी तकनीकी, अर्थात मतलब चाक, हल, चक्के, नाव, तकनीक आई तभी ये सब चीजें बन सकी, नहीं तो नहीं बन पाती। जैसे तकनीक को हड़प्पाई लोगों की सफलता में निर्णायक कारण तो माना है, इन्होंने ये भी ये सब चीजों को मानते हैं गॉर्डन चाइल्ड भी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अन्य विद्वान हैं इसके लिए सामाजिक राजनीतिक कारक को भी अधिक निर्णायक मानते हैं। जैसे कि इन विद्वानों में जैसे कि मैक एडम है और नाडियोन सॉर्जन है, प्रमुख विद्वान है। इन लोगों का मानना है कि केवल अधिशेष जो उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है, मतलब ये लोग बोलते हैं कि जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है सिर्फ वही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नगरीकरण के लिए अधिशेष का व्यापक संग्रह भी आवश्यक है, तथा इस संग्रह में राजनीतिक सामाजिक कारक की अहम भूमिका है रही है। बिल्कुल सही बात ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि देखिए छोटे से चीज़ों पर आप लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे घर में ही मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन उस पैसे का हम लोग सिस्टमैटिक उपयोग करने के लिए नहीं है, कोई एक मुखिया नहीं है घर में, और जिसकी मर्जी सारे परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं वो जैसे मर्जी वैसे उस पैसे को जहाँ मर्जी वहाँ उड़ा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा
कि पैसा कहाँ जा रहा है और उसका सिस्टमैटिक तरीके से कुछ समझ ही नहीं आएगा, उसका कोई विकास नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से अधिशेष तो भले हो रहा था, उत्पादन अधिशेष भले हो रहा था, लेकिन एक जैसे राजनीतिक सामाजिक कारक नहीं रहा होगा, कोई शासक नहीं रहता, तो इस ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे नगरीकरण के लिए इनका जो संग्रह है, व्यापक संग्रह की भी आवश्यकता होती है, तो इसका संग्रह कैसे करें और इस संग्रह में कहाँ पे कितना खर्च होगा, किस प्रकार से कहाँ पे वितरित किया जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए तो मुखिया का होना जरूरी होता है। और देश का मुखिया कौन होता है? शासक होता है। जिस प्रकार से परिवार का मुखिया कोई होता है, उसी प्रकार से देश भी हमारा एक परिवार है। तो उसी प्रकार से देश का जो मुखिया है वो हमारे जैसे पीएम है हमारे देश में, तो उसी प्रकार से शासक होते हैं। अगर वो एक अच्छे से पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो चीजों में सुव्यवस्था नहीं आ पाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो वही ये लोग मानते हैं, ये लोग विद्वान जो है मानते हैं कि जो इसका संग्रह है, इसकी भी आवश्यकता थी और इसके संग्रह में राजनीतिक और सामाजिक कारक की भी अहम भूमिका रही होगी, बिल्कुल ही रही होगी। यह विवाद आज तक बना हुआ है और जब तक सिंधु लिपि का अर्थ अन्वेषण नहीं हो जाता, यह विवाद बना ही रहेगा। जब पढ़ लिया जाएगा तो शायद ही सिंधु लिपि पढ़ ली जाती या पढ़ी ली गई होती इसके पहले, तो इसका हम लोग अध्ययन शायद कोई और दृष्टिकोण से करते। लेकिन जब पढ़ी नहीं गई है तो इसका पुरातात्विक साक्ष्यों पे जो भी करना हम लोग सोचते हैं, वैसे हिस्टोरियन करते हैं, उसी आधार पे हम लोग जो अभ्यर्थी हैं वो भी करते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्राक हड़प्पाई स्थल का दृष्टांत देकर हड़प्पाई स्थलों से उनकी निकटता को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। जैसे जैसे अफगानिस्तान में आप देखेंगे कि एक मुंडी काक है, एक स्थल मुंडी काक है, पर दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात होता है कि यह जो स्थल है व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और एक तरफ ईरान, ठीक है, दूसरे आप देखेंगे जो मैप है, आप लोग मैप भी देखा करिए, जैसे ईरान है तो ईरान के कुछ नगर तथा दूसरी तरफ बलूचिस्तान है और इसके कुछ नगरों में संपर्क था। जैसे ये लोग क्या है कि जो शिल्पी भी थे और जो लोग व्यापारिक जो मार्ग था, तो व्यापारिक मार्ग था तो जो स्थित था उसके एक तरफ ईरान था, ईरान के कुछ नगर थे और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के कुछ नगर थे। तो आप लोग पता है कि बलूचिस्तान तब भारत का ही पार्ट था, ये तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना है। तो पहले ये जो बलूचिस्तान है ये हमारे भारत का ही पार्ट था। तो भारत और जो ईरान है इसके बीच में व्यापारिक नगर स्थित था और ये नगरों में संपर्क था, जो बलूचिस्तान के कुछ नगरों में इनका संपर्क था। तो देखेंगे कि धूप में सुखाई गई ईंटों के प्रयोग एवं वर्गाकार जो बुर्ज है, बुर्ज की उपस्थिति इसका हड़प्पा संस्कृति से भी संपर्क जोड़ती है। तो देखेंगे ये ईंटों के प्रयोग और वर्गाकार जो बुर्ज की उपस्थिति है हड़प्पा संस्कृति से जोड़ती है। यहाँ पे लोग पकाई गई ईंटों का प्रयोग किए थे। उसी प्रकार यहाँ के जो लोगों के द्वारा जो बहुमूल्य पत्थर के रूप में सेल खड़ी, ठीक है, सेल खड़ी एवं लाजवर्द मणि का प्रयोग ईरान एवं मध्य एशिया के साथ इसके संपर्क को दर्शाता है। तो इस सब साक्ष्यों के आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि जो भारत और ईरान के बीच में व्यापारिक संबंध थे। फिर देखेंगे फ्रेंड्स आगे कि जैसे क्वेटा है और क्वेटा में घाटी में दम्बसादत नामक एक जो मुंडिकाक के दक्षिण में है एक स्थान है। ये दम्बसादत मुंडिकाक के दक्षिण पूर्व में स्थित है और हड़प्पा संस्कृति के साथ अपने संबंधों को दर्शाता है। यहाँ में देखिए 3000 ईसा पूर्व के आरंभ में निर्मित बड़े बड़े ईंटों के मकान मिले हैं और यहाँ से पक्की मिट्टी के मोहर के साथ साथ तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। मतलब पक्की मिट्टी की जो मोहर तो मिली ही है लेकिन तांबे की भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और ये चीज आप लोगों को पता है कि धातु का प्रयोग सबसे पहले तांबे ही था, पहला धातु जो भी मनुष्य किया है तांबा ही है और तांबे का प्रयोग सिंधु घाटी वाले लोग करने लगे थे और तांबे में टीन मिलाकर ये लोग कांसे का भी ज्यादा प्रयोग करते थे। तो ये सब चीजें मिल रही हैं, इससे ये पता चलता है कि इनके बीच संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। उसी प्रकार देखेंगे फ्रेंड्स की जो मध्य एवं दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित बालाकोट स्थान है, बालाकोट नामक स्थल भी हड़प्पा सभ्यता की आधारभूत विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। और यहाँ से हमें एक विशाल इमारत प्राप्त हुई है, इसका देखेंगे आप लोग फारस की खाड़ी से भी संपर्क था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो सिंध क्षेत्र है इसमें आमरी है,
एक ऐसा स्थल है आमरी है जो हड़प्पाई चरण का आधार निर्मित किया और यहाँ से पत्थर एवं ईंटों के मकान मिले हैं, साथ ही धान्य कोठार, ठीक है, यहाँ पे धान्य कोठार भी प्राप्त हुआ है। उसी तरह से जैसे कुबड़ वाले सांड के चित्र भी मिले हैं। देखिए ये कुबड़ वाला जो सांड है यानी सिंधु सभ्यता का बड़ा ही चर्चित ये पशु है, तो ये भी वहाँ से मिलता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि इनके बीच में संबंध थे। फिर देखेंगे अंत में जो राजस्थान में जो ये स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा बहुत ही फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले ये विवादित था और इसकी दोबारा भी खुदाई हो रही है, दोबारा इसका अध्ययन किया जा रहा है। इसीलिए देखेंगे कुछ कुछ दिनों बाद इसके मत बहुत लोग विद्वानों के बदलते रहते हैं। तो अतः में राजस्थान जैसे अंत में राजस्थान के जो कालीबंगा के जो है प्राक हड़प्पाई चरण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं जो सीधे हड़प्पाई चरण से जुड़ते हैं, अर्थात कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य भी, वही जो मैंने पहले बताया था आपको कि जुते हुए खेत का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और यह हल के प्रयोग को दर्शाता है। जैसे देखिए यहाँ से हल मतलब नहीं मिला है, हल से जुते हुए खेत मिले हैं। जैसे लकीर, जैसे हल से आप जुतेंगे, कभी आपने गांव में देखा हो तो वो लकीर इस तरह से बनती है, तो ये लकीरें मिली हैं, ठीक है, जुतते हैं जो भी खेत, तो लकीरें मिली हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है और इससे ये पता चलता है कि हल का प्रयोग होता था उस टाइम, हल का विकास हो चुका था, तो ये तकनीकी विकास को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये है उद्भव, और उद्भव में जितने भी विचार हैं विद्वान के मत हैं और उन मतों के जो भी आलोचनाएं हैं तो वो हम लोग इसमें देखे हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग सिंधु सभ्यता का विस्तार देखेंगे, फिर नगरीकरण का देखेंगे, उसकी संस्कृति देखेंगे, सब कुछ क्रम बाई क्रम हम लोग पढ़ेंगे। तो पेशेंस रख के फ्रेंड्स आप लोग पढ़ते चलिए, बिल्कुल इसमें घबराइए न मत। इससे सारे क्वेश्चन जितने भी मुख्य परीक्षा के जैसे ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल तक के लेवल के मैं पढ़ा रही हूँ, ऑप्शनल तक के आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को बस यही करना है कि जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को साथ साथ लेकर चलना है। और आप लोगों को जैसे मॉडल क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो मैं क्वेश्चन तो डिस्कस कराऊंगी ही, लेकिन मैं मॉडल आंसर भी टेलीग्राम में डाल दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग वहां से उसको ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो बिल्कुल इसमें भी घबराइएगा नहीं, इत्मीनान से हम लोग पढ़ते चल रहे हैं और सारे क्वेश्चन इसके बिल्कुल भी क्वेश्चन इस यहाँ से जाएंगे नहीं, प्रीलिम्स के भी नहीं हटेंगे, छूटेंगे कोई भी क्वेश्चन, और जो जीएस का पार्ट होता है उसके भी नहीं, और ऑप्शनल के भी नहीं छूटेंगे। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और थोड़ा सा समय लेकर मैं पढ़ा रही हूँ और कोई भी टॉपिक इससे छूट नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो इसको शेयर कर दिया करिए और लाइक दे दिया करिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है। और इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो वो टेलीग्राम में चैनल में आप लोगों को पड़ जाएगी, उस वहाँ से आप लोग ले लेंगे। बाकी वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद।